सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग द पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे जो कि केमिस्ट्री क्लास 12 का यूनिट नंबर 7 है। तो क्लास 12 का यूनिट 7 केमिस्ट्री हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और जानेंगे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है और पी ब्लॉक में होता क्या है। तो चलिए हम लोग अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 11 you have learnt that p block elements are placed in groups 13 to 18 of the periodic table। तो हम लोग ने पढ़ा है कि जो p ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप 13 टू 18 में प्लेस्ड होते हैं पीरियोडिक टेबल में। देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज ns2np1 to 6 except helium which has 1s2 configuration। सो यहाँ पे हम लोग को दिया है वैलेंस सेल, उनका कन्फिग्रेशन क्या होता है। तो इनका कन्फिग्रेशन होता है ns2np और यहाँ पे 1 to 6 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन सा, लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें हीलियम का। हीलियम को छोड़ के सभी। द प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइक दैट ऑफ अदर्स आर ग्रेटली influenced by atomic sizes, ionization enthalpy, electron gain enthalpy and electronegativity। तो इसमें दिया है कि जो द प्रॉपर्टीज़ होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के वो बहुत इससे इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब उनके एटॉमिक साइज से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। और देखते हैं किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है। द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन सेकेंड पीरियड एंड प्रेजेंस ऑफ डी और डी एंड एफ ऑर्बिटल्स इन हैवियर एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। सो इसमें दिया है कि जो डी एंड एफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो, जैसे कि यहाँ पे अगर पीरियड है तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड ऑनवर्ड्स। तो जो पहला दो पीरियड होता है इन दोनों में डी एंड एफ ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन यहाँ से वो लोग प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें उससे क्या अंतर आ जाएगा, तो उसमें अंतर आएगा क्योंकि आगे में एक डी ऑर्बिटल और ऐड हो रहा है, तो वो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना पाएगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को डी ऑर्बिटल में भेज के। हम लोग चैप्टर में आगे समझेंगे कैसे होता है, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में भी समझाया जाता है। तो हम लोग आगे देखेंगे जैसे जैसे ये चीज़ें आएंगी। तो और देखते हैं क्या है। इन एडिशन, इसके भी अलावा और भी होता है द प्रेजेंस ऑफ ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, जैसे मेटल्स, मेटेलॉइड्स, नॉन मेटल्स। हम लोग देखेंगे, अगर आप लोग पी ब्लॉक देखिएगा अपने पीरियोडिक टेबल में तो उसमें यहाँ पे कहीं होता है पी ब्लॉक, तो इसमें सब होते हैं, मेटल्स होते हैं, मेटेलॉइड्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन इन केमिस्ट्री लाता है, मतलब बहुत डाइवर्स होता है ये ब्लॉक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। So, having learnt the chemistry of elements of groups 13 and 14 of the P block of periodic table in class 11। क्लास 11 में भी एक चैप्टर था पी ब्लॉक करके, उसमें हम लोग ने ग्रुप 13 और 14 पढ़ा था। इस चैप्टर में हम लोग 15, 16, 17, 18 ग्रुप तक जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट से, जो कि होता है नाइट्रोजन फैमिली। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Group 15 includes nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth। तो इसको याद करने का सिंपल सा आप लोग को पता होगा, बहुत फेमस, 10th में भी याद किए थे हम लोग, 9 में भी किए थे। नाइट्रोजन के लिए नाना, फास्फोरस के लिए पाटेकर, आर्सेनिक के लिए ऐश्वर्या, एंटीमनी के लिए कुछ अपना बना लीजिए, एंड बिस्मथ। तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। एंटीमनी का सिंबल होता है SB, तो इसमें हम लोग बना सकते हैं नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। या फिर न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। एंटीमनी का सिंबल SB होता है, इसीलिए इसको सब के रूप में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। एज वी गो डाउन द ग्रुप देयर इज शिफ्ट फ्रॉम नॉन मेटालिक टू मेटालिक थ्रू मेटेलॉइडिक कैरेक्टर। हाँ, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे हम लोग इसका ये लिखते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस,
आर्सेनिक, एंटीमनी और लास्ट में बिस्मथ। तो इसमें हम लोग जब नीचे जा रहे हैं तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जो अपना ये हम लोग का नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, फिर वैसे ही नीचे जा रहे हैं धीरे धीरे तो मेटलॉइड होते जा रहा है, और बीच में इसका ये कैरेक्टर आ रहा है अपना मेटलॉइडिक कैरेक्टर। ठीक है। अकरेंस, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन कंप्राइजेस 78% बाई वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में 78% होता है वॉल्यूम में, मतलब पूरे वॉल्यूम का। इन द अर्थ्स क्रस्ट इट अकर्स एज सोडियम नाइट्रेट NaNO3, जिसको चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे कहते हैं, एंड पोटेशियम नाइट्रेट को कहते हैं इंडियन सॉल्ट पेट्रे। इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्रोटीन प्लांट्स एंड एनिमल्स के प्रोटीन्स में पाया जाता है क्या, नाइट्रोजन। और फास्फोरस अकर्स इन मिनरल्स। फास्फोरस अकर्स इन मिनरल्स ऑफ एपेटाइट फैमिली। एपेटाइट फैमिली क्या है, ये Ca9PO4 होल 6 या फिर CaX2, एग्जाम्पल फ्लोरोपेटाइट, जैसे कि हो गया Ca9PO4 होल 6 डॉट CaF2। ये बोर्ड्स के लिए याद रख सकते हैं, लेकिन जेई के लिए तो एकदम इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, पूछ सकता है। सो विच आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फॉस्फेट रॉक्स। फॉस्फेट मतलब कहाँ से पाया जाता है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। एपेटाइट फैमिली, एपेटाइट फैमिली है क्या, Ca9PO4 होल 6 डॉट CaX2, जहाँ X क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन और OH भी होता है X, ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है OH, क्योंकि OH यहाँ पे सबसे डिफरेंट है, ये कहीं पे भी ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। सो नेक्स्ट है, फास्फोरस इज़ एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट मैटर। फास्फोरस बहुत एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट होता है एनिमल और प्लांट मैटर का। इट इज़ प्रेजेंट इन बोन्स एज वेल एज इन लिविंग सेल्स। मतलब कि ये बोन्स में और लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि मतलब फास्फोरस एनिमल्स और प्लांट के हड्डियों में और फिर लिविंग सेल्स में मौजूद होता है। फॉस्फोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मिल्क एंड एग्स। फॉस्फोप्रोटीन्स कहाँ होता है, मिल्क और एग्स में। आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ आर फाउंड मेनली एज इन सल्फाइड मिनरल। ये सब जो होता है वो सल्फाइड मिनरल में पाया जाता है। सो नेक्स्ट है, द इम्पॉर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट्स along with their electronic configuration are given in table 7.1। तो इस टेबल को हम लोग बहुत ध्यान से स्टडी करने वाले हैं। ये रहा हम लोग के सामने टेबल, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15। तो इसमें क्या है, NPASSBBI, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर। तो इसका होता है 7, 15, 33, 51, 83। ओके, और एटॉमिक मास एज यूजुअल तो बढ़ना चाहिए, तो इसमें बढ़ भी रहा है। और बढ़ना क्यों चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं इसमें इसका इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है तो न्यूक्लियॉन, प्रोटॉन, ये सब भी ज़्यादा हो रहा है, तो भारी हो गई एटम, तो एटॉमिक मास बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था, हीलियम 2s2 2p3 ठीक है, फिर 3s2 3p3 ठीक है, 4s2 4p3, 5s2 5p3। लेकिन यहाँ से एक आप लोग डिफरेंस देखिएगा, इसके बाद से डिफरेंस देखते हैं। तो देखिए यहाँ तक d ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन इसमें आ गया 3d10। और यहाँ पे आ गया 4d10, यहाँ आ गया 4f14 5d10। यहाँ पे मतलब f भी आ गया और d भी आ गया। तो देखिएगा इन सब के कारण कितना एक्सेप्शन बनता है।
तो हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ठीक से देख लिया, लेकिन यहाँ पे एक दो चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है लेकिन शेल्स बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वही है P3 P3 P3, लेकिन इसका पीरियड बढ़ रहा है 4 5 6 ऐसे। ठीक है। अब आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है? तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी उस एटम को आयोनाइज करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए वो होता है। मतलब कि मान लेते हैं कि एक एटम है, ठीक, तो इसमें हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को सबसे बाहर ले जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, उसी को कहते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो मान लेते हैं कि कोई एक एटम है, उसमें ऐसे करके ऑर्बिटल बना है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो सबसे आउटर मोस्ट ये वाला हुआ, हम लोग का कलर चेंज, सबसे आउटर मोस्ट ये वाला हुआ। तो इसको बाहर ले जाने के लिए आयनाइजेशन इंथैल्पी जो लगेगा उसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। इसको फिर अब जब इसको निकाल दिए, अब इसको निकालना है, तो अब इसको निकालने के लिए लगेगा जो एनर्जी, उसको कहेंगे सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी, और उस इसी प्रकार इसको कहेंगे थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होना चाहिए? जैसे जैसे हम लोग का ऑर्बिटल्स बढ़ रहा है, वैसे वैसे एटम से दूरी भी बढ़ रहा है। मतलब कि जैसे जैसे हम लोग पीरियड में ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, मतलब एन से पी और एस और फिर एस बी और बी आई तक जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हम लोग का पीरियड बढ़ रहा है 3 4 5, मतलब कि यहाँ पे हम लोग का ऑर्बिटल बढ़ रहा है, मतलब कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो दूर जा रहा है धीरे धीरे। तो तो ऐसा फील आप लोग कर पा रहे होंगे कि जो सबसे दूर इलेक्ट्रॉन होगा एटम से, जिस एटम में इलेक्ट्रॉन सबसे दूर होगा वो सबसे आसानी से निकलेगा, तो बिस्मथ। तो बिस्मथ में यही होता है कि हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से सबसे दूर है, इसीलिए इसको निकालने में बहुत कम एनर्जी चाहिए, क्योंकि अट्रैक्शन कम है ना न्यूक्लियस की तरफ, इसीलिए इसमें सबसे कम, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें ऐसे इंक्रीज करता है। तो इसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, आसान था। अब देखते हैं हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। तो इसमें भी ठीक है, सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर ये, फिर ये, फिर ये, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इस एक्सेप्शन को याद रख लेना है, ये एक्सेप्शन याद रख लेना। हम लोग वो याद नहीं रखेंगे कहाँ पे ट्रेंड फॉलो कर रहा है, हम लोग वो पॉइंट याद कर लेते हैं कहाँ पे ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग याद रख लेते हैं कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में एस बी और बी आई में उल्टा, मतलब बी आई का ज़्यादा हो जाता है एस बी से। ठीक है। थर्ड में क्या हो रहा है? तो थर्ड में भी ठीक है, ये भी सबसे ज़्यादा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और यहाँ पे फिर थोड़ा सा बढ़ा है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन है, बढ़ा तो है। तो फिर इसको भी याद रखना है, और एक चीज़ और याद रखना है, एंड इसमें हम लोग एक चीज़ और याद रखेंगे कि यहाँ पे इसके और इसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब नॉर्मल डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है। तो एक ये याद रखेंगे कि एन और पी में थर्ड आयनाइजेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, और वापस से एस बी और बी आई, तो इसको ऐसे सर्कल कर लेंगे और इसको सर्कल कर लेंगे। ठीक है, दो चीज़ हम लोग ने देख लिया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के बीच में मतलब अट्रैक्शन टाइप कितना है। तो नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा, फिर पी में उससे कम, फिर इसमें और कम, फिर इसमें और कम, फिर इसमें और, मतलब इसमें फिर बराबर टाइप। तो इसको हम लोग याद कर भी सकते हैं लेकिन नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन याद रख लेते हैं कि एस बी और बी आई में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होता है। नेक्स्ट है हम लोग का कोवैलेंट रेडियस। तो रेडियस क्या होना चाहिए? हम लोग ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, तो हम लोग ने पढ़ा है 9 और 10th में कि जब नीचे जाते हैं तो रेडियस बढ़ता है, तो रेडियस बढ़ना चाहिए। देखते हैं, हाँ, तो रेडियस बढ़ रहा है 70, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोवैलेंट रेडियस आराम से बढ़ रहा है। अब देखते हैं आयोनिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस भी बढ़ना ही चाहिए, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे एकदम नीचे गिरा लेकिन फिर बढ़ा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ डी ऑर्बिटल के आने के कारण।
ध्यान से अगर देखा जाए तो डी ऑर्बिटल में तो इसमें भी आया था, लेकिन इसमें क्यों बढ़ ही गया और इसमें क्यों घट ही गया? तो इसका एक कारण ये है कि इसमें बढ़ा है लेकिन सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं बढ़ा। देख रहे हैं, सिर्फ 10 यूनिट से बढ़ा है। इसमें इन दोनों में डिफरेंस देखें और इन दोनों में डिफरेंस देखें तो उस हिसाब से तो इसमें बहुत बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ पाया। तो एक्चुअली में ये फैक्टर थोड़ा सा डिक्रीज तो किया, लेकिन जो ओवरऑल रिजल्ट आ रहा था वो बढ़ा ही हुआ आया। ठीक है। और फिर इसमें आए हम लोग, तो इसमें लेकिन नहीं रोक पाया, मतलब इसमें रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा घट गया और उसके बाद वापस वैसे ही ट्रेंड फॉलो होने लगा। तो इस लाइन के बाद यहाँ पे इसको एक्सेप्शन याद रखने की, आयनिक रेडियस में यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट तो ऑफ कोर्स बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका हम मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्ट करने का क्षमता। और मेल्ट कौन जल्दी होगा? जो ज़्यादा बिखरा हुआ हो, जिसमें कम इलेक्ट्रॉन हो। तो उस हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट देखें तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन वापस इसका डिक्रीज़ हुआ और इसका और डिक्रीज़ हुआ। तो यही कारण है। तो इसको भी एक्सेप्शन के रूप में याद रखना। और हाँ, ये बी बी डी स्टार ये सब से घबराना नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये सब सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि ये अपने नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। स्टार मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, स्टार मतलब मॉलिक्यूलर N2, मतलब कि मॉलिक्यूलर N2 मतलब नेचर में कैसे नाइट्रोजन प्रेजेंट है N2 के फॉर्म में, तो ये N2 का मेल्टिंग पॉइंट दिया है। वैसे ही डी क्या है? तो डी यहाँ पे वाइट फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस मतलब P4, तो नेचर में P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका दिया हुआ है, तो उससे घबराना नहीं है, वो कुछ नहीं है। और बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करना चाहिए, तो हाँ ये भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा हम लोग अगर एक्सेप्शन देखें तो इसी साइड आ रहा है। तो इसको ध्यान से अब हम लोग को दिमाग में रखना है। और डेंसिटी, तो डेंसिटी भी इंक्रीज़ करना चाहिए, तो इंक्रीज़ कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। डेंसिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन है बॉइलिंग मेल्टिंग में। बॉइलिंग मेल्टिंग में क्या है कि इसके बाद अचानक से मेल्टिंग में घट गया, और बॉइलिंग में ठीक रहा लेकिन थोड़ा इसमें भी घटा। एंड आयनिक रेडियस में तो यहाँ इसके बाद बहुत ज़्यादा घट गया, उसके बाद लेकिन फिर बढ़ा, लेकिन ठीक है। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग का इसमें ये सब हो जाता है, अनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब, और कोवैलेंट रेडियस। तो ये सब हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग चैप्टर आगे पढ़ते हैं। ट्रेंड्स ऑफ सम ऑफ द एटॉमिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप आर डिस्कस्ड बिलो। कुछ कुछ ट्रेंड यहाँ पे नीचे डिस्कस किया, बताएगा कि कैसे यहाँ पे वेरिएशन आ रहा था, जो हम लोग इतना डिस्कस किए उसके ऊपर पढ़ भी लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या है देखें ज़रा। द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज NH2 NP3। ठीक है। द s ऑर्बिटल इन दीज एलिमेंट्स आर completely filled एंड p ऑर्बिटल्स आर हाफ filled। हाँ, p ऑर्बिटल्स में हमेशा हाफ filled है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ा ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई में क्या आ रहा है ट्रेंड? तो कोवैलेंट एंड आयोनिक इन अ पर्टिकुलर स्टेट, वही P4 और N2 ये सब स्टेट्स में दिया हुआ था। रेडियाई इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप, तो रेडियाई तो इंक्रीज करेगा ही। देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवैलेंट रेडियस फ्रॉम N टू P। N से P में कंसिडरेबल इंक्रीज हो रहा है कोवैलेंट रेडियस में, जैसे कि हम लोग ने देखा था कोवैलेंट में 70 से 110 हुआ, तो सिग्निफिकेंट मतलब बढ़ा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा, वही शायद लिखा होगा। हाँ, however from AS to BI only a small increase in covalent radius is observed. This is due to the presence of completely filled D and or F orbitals in the heavier members. तो वही याद रखना कि AS से BI में ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन N से P में बहुत सिग्निफिकेंट कंसिडरेबल अमाउंट में इंक्रीज करता है अपना कोवैलेंट रेडियस। अब हम लोग का नेक्स्ट आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन और आसानी से निकल पाएगा, तो वही दिया हुआ है। बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड P ऑर्बिटल्स, हाँ P3 था,
तो ये हाफ फिल्ड है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी के कारण कुछ अंतर आया, देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड स्मॉलर साइज, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज मच ग्रेटर दैन दैट ऑफ ग्रुप 14। मतलब ग्रुप 14 का कम है, ग्रुप 15 का ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा टफ है, इसीलिए इसका जो एनर्जी ज़्यादा लगता है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसीलिए ग्रुप 15 का ग्रुप 14 से ज़्यादा है। तो इसमें ग्रुप का डिफरेंस है 15 और 14 के बीच का, तो वही दिया है। एलिमेंट्स इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड्स, अपने अपने पीरियड्स में। द ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज इज एक्सपेक्टेड एज H1 ग्रेटर स्मॉलर देन H2 स्मॉलर देन H3। ये वही है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन जनरल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन जनरल डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, क्यों होता है? एटॉमिक साइज के बढ़ने के कारण। हाउएवर अमॉन्ग्स द हैवियर एलिमेंट्स, मतलब SB और BI के बीच हम लोग ने ऐसा देखा कि वो बराबर था। डिफरेंस इज नॉट दैट मच प्रोनाउंस, 1.9 और 1.9 ऐसे बराबर था। ठीक है, देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कलर, स्मेल, ये सब। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पोली एटोमिक। पोली एटोमिक मतलब N2, P4, इनको कहते हैं पोली एटोमिक, तो ये वो है। डाई नाइट्रोजन इज अ डाई एटोमिक गैस वाइल ऑल अदर्स आर सॉलिड। इसमें से नाइट्रोजन गैस है, मतलब डाई नाइट्रोजन, और बाकी सब सॉलिड है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मेटालिक कैरेक्टर नीचे जाते जाते बढ़ता है, नीचे जाते जाते मेटल्स होते जाता है। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल। आर्सेनिक एंटीमनी मेटेलॉइड है। एंड बिस्मथ इज अ मेटल, याद रखेंगे हम लोग। दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ऐसा क्यों होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसा होने का कारण ये है, दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में घटाव, एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, और एटॉमिक साइज में बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है कि नॉन मेटल है, फिर मेटेलॉइड है, फिर मेटल है। द बॉइलिंग पॉइंट्स इन जनरल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, बट द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेज अप टू बिस्मथ, जैसे कि हम लोग ने देखा था पिछले टेबल में। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एलिमेंट्स शो एलोट्रॉपी। नाइट्रोजन के अलावा सारा एलिमेंट्स एलोट्रॉपी शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ these elements are -3, +3 and +5. The tendency to exhibit -3 oxidation state decreases down the group due to increase in size and metallic character. हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ज़्यादा। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने का टेंडेंसी डिक्रीज करता है जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। ठीक है, हम लोग को याद रखना है कि इंक्रीज इन साइज होता है, और हम लोग ग्रुप में नीचे जाते हैं तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने का चांस घटने लगता है, टेंडेंसी उसका घटने लगता है -3 होने का। इन फैक्ट लास्ट मेंबर ऑफ ग्रुप बिस्मथ हार्डली फॉर्म्स एनी कंपाउंड इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। द ओनली वेल कैरेक्टराइज्ड Bi5 कंपाउंड इज BiF5। ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ +3 स्टेट इंक्रीजेज। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब ऐसा भी नहीं है नीचे जाने पे -3 भी नहीं हो रहा है, -5 भी, +5 भी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? +3, मतलब ये ज़्यादा होने का चांस बढ़ रहा है।
और बिस्मथ में ये एक जो पाया जाता है वो BiF5 होता है, मतलब BiF5 एक वेल नोन कैरेक्टराइज्ड कंपाउंड है विथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग देख लिए। अब नाइट्रोजन एग्जिबिट्स +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑल्सो व्हेन इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। फास्फोरस ऑल्सो शो +1 +4 ये सब states in some oxo acids। ठीक है, in the case of nitrogen all oxidation states oh, in the case of nitrogen all oxidation state from +1 to +4 tend to disproportionate in acid solution। for example, जैसे कि इन द केस ऑफ नाइट्रोजन जो भी +1 से +4 के बीच होता है वो डिस्प्रपोर्शनेट करना चाहता है, तो उसमें पहले नाइट्रोजन का हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे O2 के कारण -4, हाइड्रोजन के कारण +1, तो नाइट्रोजन में कितना हुआ +3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का है +3, लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन में कितना है, ऑक्सीजन के कारण -6, हाइड्रोजन के कारण +1, तो नाइट्रोजन का कितना हो गया +5। यहाँ पे था +3, यहाँ पे हुआ +5, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया -+2, तो यहाँ पे हो गया +2। तो डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ ना, -3 बढ़ा +5 हुआ, एंड ऑल्सो -3 घटा +2 हुआ। डिस्प्रोपोर्शनेट क्या होता है, वो एक ऐसा हम लोग का रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी करता है, रिड्यूस भी करता है प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल हम लोग देख लिए। सिमिलरली इन केस ऑफ फास्फोरस nearly all intermediate oxidation state disproportionate into +5 and -3 both in alkali and acid। फास्फोरस में भी यही होता है, +5 और -3 में मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट होने लगता है अल्कली और एसिड दोनों में, मतलब बेस और एसिड दोनों में। However, +3 oxidation state in case of arsenic, antimony and bismuth becomes increasingly stable with respect to disproportionation। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे -3 भी नहीं होगा, +5 भी नहीं होगा, लेकिन क्या हो रहा है, +3 पे ज़्यादा स्टेबिलिटी शो कर रहा है। अब नाइट्रोजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4। क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंस ओनली 4 ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, जो कि है एक s का और 3 p का, लेकिन हैवियर एलिमेंट्स में क्या हो जाता है, d आ जाता है, f आ जाता है। वही मैंने कहा था, बॉन्ड बनाने के लिए d और f भी आ जाता है हैवियर एलिमेंट में। द हैवियर एलिमेंट्स हैव वैकेंट d ऑर्बिटल in the outermost shell which can be used for bonding covalency and hence expand their covalence as in pF6 whole minus। जैसे कि इसमें ये बॉन्ड बनाने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन वैकेंट डी ऑर्बिटल में भेज देता है और पेयरिंग करवा देता है और वहाँ से ये बन जाता है, लेकिन ऐसा कोई नाइट्रोजन का कंपाउंड नहीं दिखेगा। अब देखते हैं एनोमैलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। तो एक तो पिछले पैराग्राफ से ही पता चल गया कि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, ये तो सबसे अच्छा मतलब पॉइंट हो गया। और एक दूसरा भी हो गया स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब आएगा देखिएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं, नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ ही गया, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, सब आ गया, जो हम बोले सब आ गया पहले ही पैराग्राफ में। नाइट्रोजन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स विथ इटसेल्फ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब नाइट्रोजन खुद के साथ बॉन्ड बना सकता है, जैसे N2।
एंड विथ अदर एलिमेंट्स हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, जैसे सी से भी बना सकता है, ओ से भी बना सकता है बॉन्ड, N2O5 जैसे बॉन्ड्स, मतलब कंपाउंड्स। लेकिन ऐसा पी नहीं कर सकता है और भी नहीं कर सकते ये सब, क्योंकि पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने का इसमें एबिलिटी होता है जो यूनिक है। हैवियर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स एज देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर सो लार्ज। हाँ, ऐसा क्यों होता है कि हैवियर एलिमेंट्स पी पाई नहीं बना पाते हैं? तो इसका कारण है एज देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर सो लार्ज, मतलब वो इतने बड़े होते हैं, एंड डिफ्यूज डैट दे कैन नॉट हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग। एंड डिफ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं, मतलब लार्ज होते हैं और डेंसिटी उनका कम होता है, मतलब उन डिफ्यूज फॉर्म में होते हैं, इसीलिए उनका जो ओवरलैपिंग है उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है, इसीलिए वो नहीं बनता है। थस नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल विथ अ ट्रिपल बॉन्ड 1s and 2p, वही N2 ये वाला कंपाउंड, इज़ वेरी हाई, मतलब बिटवीन द टू एटम्स। कंसिक्वेंटली इट्स बॉन्ड एंथैल्पी इज़ वेरी हाई। बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाई है क्योंकि N2 बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है, तो इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाई होता है। तो इसमें क्वेश्चन आता है गिव रीज़न में कि वाई N2 हैज़ हाई बॉन्ड एंथैल्पी। तो इसमें हम लोग रीज़न देंगे क्योंकि ये पी पाई बॉन्ड बना सकता है, स्मॉल साइज है, ये सब दे देंगे, सिंपल। On the contrary, phosphorus, arsenic and antimony form single bond as PP, AsAs and SbSb, while bismuth forms metallic bonds in elemental state, और bismuth अपना elemental state में metallic bonds बना के बैठा रहता है। However, the single NN bond is weaker than that single PP bond. हाँ, ये बात है कि PP बॉन्ड जो सिंगल होगा और NN बॉन्ड जो सिंगल होगा, इसमें PP वाला ज़्यादा स्ट्रांग होगा बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें फिर बहुत सारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे, और रिपेल करने के कारण इनका जो बॉन्ड होगा वो वीक हो जाएगा, owing to the small bond length. As a result, the catenation tendency is weaker in नाइट्रोजन। इसीलिए नाइट्रोजन में कैटेनेशन टेंडेंसी भी वीक होता है। कैटेनेशन क्या होता है? एक दूसरे से बॉन्ड बनाने का एबिलिटी, जैसे कार्बन में होता है ना, सी सी बहुत सारे बॉन्ड एक साथ बना लेते हैं, वही। और है अगला, अनदर फैक्टर विच अफेक्ट्स द केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन इज द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल। मतलब डी ऑर्बिटल्स में वैलेंस शेल का ना होना भी बहुत अंतर करता है। बिसाइड्स रेस्ट्रिक्टिंग इट्स कोवैलेंसी टू 4, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड, इसलिए वो डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाता। एज द हेवियर एलिमेंट्स कैन, जैसे फॉस्फोरस, और जैसे फास्फोरस ने यहाँ पे बनाया R3PO, R3PCH2, जहाँ R क्या है? अल्काइल ग्रुप। फास्फोरस एंड आर्सेनिक कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड ऑल्सो, वो लोग डी पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। ऑल्सो विथ ट्रांजिशन मेटल्स when their compounds like PC2H5 whole thrice and AsC6H5 whole thrice एक्ट एज लिगेंड। से हम लोग को पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो वही मतलब ये डी पाई बना सकता है, डी पाई पी पाई भी बना सकता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं बना सकता है। और है एक अगला पॉइंट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी देखते हैं सबका। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप EH3 वेयर E है NP, AS, SB और BI। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हाइड्राइड्स आर शोन इन टेबल 7.2। हम लोग टेबल बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। द हाइड्राइड्स शो रेगुलर ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टीज। द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 to BiH3।
विच कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। हाँ, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है? बॉन्ड ब्रेक करने का एनर्जी रिक्वायरमेंट। कंसिक्वेंटली द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड्स इंक्रीजेस, और रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स बढ़ता है इसी कारण, क्योंकि NH3 से BiS3 का स्टेबिलिटी घटता है। अमोनिया इज ओनली अ माइल्ड reducing एजेंट while BiS3 is the strongest reducing agent among all the hydrides. Basicity also decreases in order of ये। तो हम लोग देखते हैं टेबल। तो टेबल में दिया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट घटेगा एज यूजुअल, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाता है F ऑर्बिटल के आने के कारण। यहाँ पे भी बढ़ जाता है D ऑर्बिटल के आने के कारण, ये याद रखना है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है, फिर यहाँ पे D ऑर्बिटल आ गया तो यहाँ पे बढ़ गया, फिर यहाँ पे बढ़ा, फिर यहाँ पे बढ़ा, मतलब इसके बाद घटता है लेकिन उसके बाद फिर बढ़ने ही लगता है, ठीक है। ये डिस्टेंस EH के बीच का, ये तो ठीक है, ये बढ़ेगा इस सब में, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। HEH एंगल, तो इसमें सबसे ज़्यादा, फिर इसमें थोड़ा कम हुआ, इसमें और कम हुआ, इसमें ज़्यादा कम नहीं हुआ लेकिन हुआ, तो इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। और अब ये है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब कि बॉन्ड डिसोसिएशन नहीं, बॉन्ड फ्यूज़न एंथैल्पी, मतलब बनाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए। तो इसमें बनने में रिलीज़ होता है एनर्जी, और जब रिलीज़ होता है मतलब ज़्यादा स्टेबल है, तो NH3 सबसे ज़्यादा स्टेबल, इसलिए इसमें सबसे कम एनर्जी, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, तो बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है। इसको फ्यूज़न को हम लोग फिर से समझते हैं। ये जो चीज़ गिवन है, ये कंपाउंड बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो गिवन है। तो NH3 में ना एनर्जी चाहिए नहीं, NH3 जब बनता है तो एनर्जी और निकलता है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन दिया है। लेकिन उसके बाद एनर्जी थोड़ा थोड़ा लगता है, इसीलिए ये सब है, लेकिन ये सबसे कम स्टेबल है, इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगा। और उसी का ठीक उल्टा हो जाएगा डिसोसिएशन, बनने में सबसे आसानी से बना तो सबसे मुश्किल से टूटेगा, इसीलिए इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत हाई होता है। फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, सिर्फ यहाँ पे कुछ कुछ एक्सेप्शन है, और बाकी सब तो नॉर्मल है, तो बाकी सब याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन देखते हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, E2O3 एंड E2O5, जैसे कि N2O3, N2O5। द ऑक्साइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट of the element is more acidic than that of lower oxidation state। मतलब जो ऑक्साइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा देन डेट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों होगा वो सब देखते हैं आगे। द एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एसिडिक कैरेक्टर घटता है नीचे जाते जाते। द ऑक्साइड्स ऑफ द टाइप E2O3 ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर प्योरली एसिडिक, और E2O3 जो नाइट्रोजन और फास्फोरस का होता है वो प्योर एसिड होता है। डैट ऑफ आर्सेनिक एंड एंटीमनी एम्फोटेरिक होता है, एंड दोज बिस्मथ प्रीडोमिनेटली बेसिक होता है। इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल है और नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होता है। फिर ये दोनों मेटलॉइड है तो इसका बीच में कहीं आता होगा तो एम्फोटेरिक हो गया, और फिर बिस्मथ मेटल है तो मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। ये तो बहुत बेसिक, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट था। Reactivity towards halogens. These elements react to form two series of halides, EX3 and EX5. Nitrogen does not form pentahalide, क्यों? क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ D ऑर्बिटल, हाँ, इन इट्स वैलेंस शेल, इसीलिए NCl5 जैसा कोई कंपाउंड नहीं प्रेजेंट होता है, या फिर NX5 जैसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवैलेंट देन ट्राईहेलाइड्स, ठीक है, ये फजान्स रूल से आता है। ऑल द ट्राईहेलाइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल, मतलब सारे EX3 स्टेबल हैं खाली नाइट्रोजन वालों को छोड़ के। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में
सिर्फ NF3 ही स्टेबल पाया जाता है। ट्राई हैलाइड्स एक्सेप्ट BiF3 आर प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट इन नेचर। और ट्राई हैलाइड्स कोवैलेंट ही होता है खाली BiF3 को छोड़ के। तो ये 2-3 चीज़ याद रखना है कि NF3 थोड़ा स्टेबल है, बाकी कोई स्टेबल नहीं है। ट्राई हैलाइड में सब कोवैलेंट होता है, खाली BiF3 कोवैलेंट नहीं होता है। NX5 कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। ट्राई हैलाइड में सब कोवैलेंट होता है, पेंटा हैलाइड में सब कोवैलेंट होता है, और ज़्यादा कोवैलेंट होता है ट्राई हैलाइड से। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स है याद करने लायक। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। All these elements react with metals to form their binary compounds exhibiting -3 oxidation state, such as Ca3N2 calcium nitride, calcium phosphide, sodium arsenide, zinc antimonide and magnesium bismuthide। तो इतना सिंपल चीज़ था हम लोग ने पढ़ा। अच्छा, एक बार हम लोग दोबारा इस पॉइंट पे आते हैं। द ऑक्साइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इज मोर एसिडिक दैन दैट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा क्यों? तो ये समझना होगा हम लोग को डिटेल में। तो इसमें लिखा है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट आर मोर एसिडिक। तो हम लोग समझते हैं ऐसा क्यों होता है। तो बेसिकली एसिड होता क्या है? एसिड होता है हम लोग का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला या रिलीज करने वाला। एसिड हम लोग का होता है प्रोटॉन डोनर। जो हम लोग का एसिड होता है वो हम लोग का प्रोटॉन डोनर होता है, ये तो पता होगा। तो अगर प्रोटॉन डोनर होगा तो हम लोग उसको उल्टा फॉर्म में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। मतलब कि जो ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाए, जो मतलब बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। हाँ, तो और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अच्छे से कौन एक्सेप्ट कर पाएगा? जो सबसे ज़्यादा रेड्यूस्ड फॉर्म में होगा। इसका मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा स्पेस होगा, मतलब कि जिसका इलेक्ट्रॉन। वैसे हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक बार इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में समझते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन घटता है तो ऑक्सीडेशन होता है। और रिडक्शन क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन गेन में रिडक्शन होता है। तो जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका होगा, उसके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल जगह है, उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, तो वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले पाएगा बाहर से। इसीलिए जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है, तो बाहर से हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं और ये बहुत अच्छा एक्सेप्ट करने लगेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये एसिड हो जाएगा। यही इस लाइन में लिखा है कि द ऑक्साइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इज मोर एसिडिक दैन दैट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये बात समझ में आ रहा होगा कि ऑक्साइड मतलब जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के मुकाबले, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आराम से और इलेक्ट्रॉन लेके अपने रिड्यूस फॉर्म में आ सकता है। लेकिन जो मान लेते पहले से ही -3 में है, वो और थोड़ी इलेक्ट्रॉन लेके नीचे जाएगा, लेकिन जो +5 में है वो और इलेक्ट्रॉन लेके -3 में आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है बहुत अच्छे से, इसीलिए बहुत अच्छा एसिड है। सो ये कॉन्सेप्ट एसिड बेस का क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, तो इससे आप लोग बहुत सारा चीज़ क्लियर कर लेंगे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट से हम लोग पढ़ेंगे डाई नाइट्रोजन के बारे में। इस वीडियो में जितना मैंने बताया वो सब आप लोग एक बार रिवाइज करिएगा। और वो जो टेबल्स है, ये सब टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो टेबल को मतलब देखते रहना है, मतलब छोड़ना नहीं है। NCERT रोज़ पलटना और रोज़ टेबल को एक बार 5 मिनट लगा के देख लेना है कि इसमें क्या वेरिएशन आ रहा है, कहाँ एक्सेप्शन आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। बस इतना देखने से याद रहता है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।